नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी आपको बना दी है आपके लिए, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि लेखपाल में CCC को हटा दिया गया है। लेखपाल से CCC को हटा दिया गया है। CCC अब लेखपाल में नहीं है। ठीक है ना, जैसे पहले CCC अनिवार्य था, अब लेखपाल में CCC नहीं है। ठीक है, तो लेखपाल से CCC को हटा दिया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इस बात से पीछे हट जाते थे कि उनके पास CCC नहीं होता था। वो डिजर्व करते थे लेकिन फिर भी वो नहीं फॉर्म भर पाते थे। CCC को हटा दिया गया है। और दूसरी बात कि किसी भी बच्चे के पैट में कितने ही नंबर हो, कितने ही परसेंटेज हो, वो फॉर्म भर सकता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भर सकता है। आने वाले टाइम में वो कुछ फेरबदल करते हैं, उसके बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है। लेकिन हाँ, ये है कि जिसने पैट का एग्जाम दिया था उसके मार्क्स कितने ही हो, वो फॉर्म भर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। ये क्लास रोज शाम को 8 PM पर होती है। किस टाइम होती है? 8 PM पर होती है। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यूपी में आए हुए होते हैं। ठीक है ना, यूपी में आए हुए प्रश्न होते हैं। सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो यूपी में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्लास किस टाइम होती है? 8 PM पर होती है। अब तक हमने 200 विलोम शब्द कंप्लीट किए हैं। 200 विलोम शब्द कंप्लीट किए हैं और हमने लगभग 100 पर्यायवाची कंप्लीट किए हैं। और दूसरा हमने और क्या किया है? हमने आपका लेखक और उनकी रचनाएं भी हमने कंप्लीट कर ली है। कितनी? 100 हमने ये कंप्लीट कर लिए है। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, आपने नहीं देखी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और वहां से देख लीजिए, या फिर आप जा सकते हैं आप जाइए और प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको उनका प्लेलिस्ट में अलग से प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ सके। आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? बताइए। सिंधी भाषा का विकास, जो सिंधी भाषा है उसका विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? अपभ्रंश की अगर बात करता हूं तो अपभ्रंश कितने हैं? अपभ्रंश 7 है। कितने अपभ्रंश है? 7। जब भाषा संस्कृत से लेकर हिंदी की तरफ भाषा का विकास हो रहा था तो भाषा कुछ समय के लिए अपने पद से हट गई थी, अपने पद से भ्रष्ट हो गई थी, अपने पद से हट गई थी। और वही समय क्या था? अपभ्रंश कहलाया। अपभ्रंश से कितनी भाषाओं का विकास, कितने प्रकार के अपभ्रंश थे? अपभ्रंश 7 प्रकार के थे। 7 प्रकार से, जिनसे अन्य भाषाओं का विकास हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं शोरसैनी अपभ्रंश, एक है शोरसैनी अपभ्रंश, एक है आपका शोरसैनी अपभ्रंश। अगर मैं लिख देता हूं यहां पे शोरसैनी अपभ्रंश। नंबर 2 पे अगर मैं बात करता हूं तो मागधी अपभ्रंश। नंबर 3 पर है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 4 पर है पैशाची। नंबर 5 पर है लहंदा। नंबर 6 पर है सिंधी। क्या है आपका शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्रांचड़, ये तो सिंधी तो भाषा हो गई। यहाँ पे 6 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, खस। क्या होगा आपका? खस हो गया। मैं नंबर 7 पर होगा क्या? ब्रांचड़। क्या हो गया? ब्रांचड़। देखिए, शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्रांचड़, पैसाची और लहंदा, उसमें से ही सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रांचड़ से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रांचड़ से हुआ है। दोस्तों, बस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप समझ सकते हो उस बात को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से
कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भाग उसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। बताइए कौन सा नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, विवृत स्वर उसके अंतर्गत नहीं आता। अग्र स्वर की बात करता हूं तो अग्र स्वर होते हैं ई और बड़ी ई, ए और बड़ा ए। मैंने कहा था कि जब माँ गोली हमें देती है, दवाई देती है, तो हम कैसे करते हैं? ई ए ऐसे करते हैं ना। और मध्य स्वर की बात करूं तो मध्य स्वर होगा आपका क्या? ए। और बचे हुए सारे स्वर क्या होंगे? वो पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत? पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अग्र स्वर कौन से होंगे? ई और छोटी बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विवृत। दोस्तों थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। चलिए हम देखते हैं मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? बताइए मध्य स्वर किसे कहते हैं? उ, ई, बड़ी और ए, इनमें से किसे मध्य स्वर कहते हैं? जस्ट अभी अभी मैंने बताया था कि ए को मध्य स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए को मध्य स्वर कहा जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि हमारी जो सीरीज चली हुई थी वो तो हमारी लेखक और रचना चली हुई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर हमें और ज़्यादा लेखक और रचनाएं करनी है तो मैं और ज़्यादा आप लोगों को करा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट नहीं किया इससे रिलेटेड। कोई भी आप में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हाँ और ज़्यादा रचनाएं आपको आवश्यकता है और ज़्यादा रचनाओं की, लेकिन आप लोगों ने बस उतना ही बस कोई बात नहीं, जैसे भी आपको अच्छा लगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से 16 लेखक आपको करा दिए। उनके अंतर्गत रचनाएं आप गिन सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। अगर एक लेखक की एक रचना भी लगाए 100 तो जब हो जाती है, लेकिन एक लेखक पे कम से कम 3 रचना लगा लो। 3 से कम तो किसी लेखक की होगी ही नहीं, तो 3 रचनाएं लगा लो। औसत जो होगा 3 का भी लगाओगे जब भी 300 रचनाएं बैठ जाएगी। आप याद करो अच्छे से। मुझे लगता था कि आप लोग कमेंट करके कहोगे कि सर और करा दो, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारा परिवार का ही तो एक हिस्सा हो, लेकिन आप लोग फिर भी उतना सब कुछ जितनी आपसे उम्मीद की जाती है आप लोग उस पर छोड़िए यार। कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो कुछ आप में से ही कुछ बोलेंगे कि सर गुस्सा करते हैं या फिर ऐट के हमसे बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करता, बस हक दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा दिया है और आपकी मर्जी। ठीक है। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? आपका मध्य स्वर कहते हैं ए को। क्या कहते हैं? ए को। ठीक है ना। ए को क्या कहते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर। ई और ई को क्या कहते हैं? अग्र स्वर। और ऊ को, ऊ किस में आएगा? पश्च स्वर में आएगा। किसमें? पश्च स्वर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से मैंने अभी क्या बताया था कि ऊ कैसा है? पश्च है। कैसा है? पश्च स्वर है। कैसा स्वर बताया था? पश्च। तो अग्र तो दोनों कट जाएंगे। पश्च विवृत होगा या पश्च संवृत होगा? तो पश्च संवृत होगा। कैसा होगा? पश्च संवृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऊ क्या होगा? पश्च संवृत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की शब्दों से बनती है? बताइए। भाववाचक जो संज्ञा है, जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? बताइए। 4 से, 3 से, 5 से, 6 से। बताइए कितने से बनती है? बताइए कितने से बनती है? देखिए भाववाचक संज्ञा को हम बना सकते हैं संज्ञा से। बिल्कुल सही, संज्ञा शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। स्वरनाम से, स्वरनाम से, विशेषण से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। क्या? अव्यय से। और इसमें जातिवाचक संज्ञा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जातिवाचक संज्ञा से। क्या? जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो 1 2 3 4 5 कितने से? 5 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। बताइए निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? बताइए। इनमें से दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको कहा था कि
एक ट्रिक जो मैं हमेशा यूज करता हूँ मन में है, क्योंकि भावना हमारे मन में होती है। देखिए दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक शहर है, एक शहर विशेष का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो कैसा हुआ, जाति हुआ, सॉरी व्यक्ति हुआ, क्या हुआ, व्यक्ति हुआ। लड़का क्या है, लड़का लड़कों की एक जाति होती है। मोहन क्या है, मोहन एक व्यक्ति है। लेकिन बीमारी कैसी है, बीमारी हमारे मन में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा क्या, भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के कितने प्रकार है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, कितने आपके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है तो आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए, आपके कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा एकदम से, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, बताइए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने, 5 प्रकार होते हैं। ये रिवीजन करने का एक तरीका होता है आपके लिए, क्योंकि साथ साथ चलता रहता है। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5। नंबर 1 पर क्या है, व्यक्तिवाचक, क्या होगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पर क्या है, जातिवाचक, क्या होगा, जातिवाचक। नंबर 3 पर क्या है, समूहवाचक। नंबर 4 पर क्या है, द्रव्यवाचक। और नंबर 5 पर क्या है, भाववाचक, क्या होगा, भाववाचक। भाववाचक और द्रव्यवाचक के कभी बहुवचन नहीं होते, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कितने हो गए आपके, 5 प्रकार संज्ञा के हो गए। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तप, तीर, भारत, भरत, चिंता या तप। बताइए, चिंता हमारे मन में होती है, क्या होती है, चिंता हमारे मन में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका क्या, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बताइए, मैंने बताया था कि आपको हम 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं उसमें एक क्रिया भी था, क्या था, क्रिया। तो क्रिया से इनमें से कौन सा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है, क्रिया शब्द में से भाववाचक संज्ञा बनी है। देखिए, थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। बताइए किससे, बुढ़ापा हमारे मन में है, बुढ़ापा हमारे मन में है, क्या है, बुढ़ापा, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। ये सारी ही कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा ही तो है, लेकिन उसने कहा है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है। देखिए, थकना क्या होता है, थकना से बना थकावट, तो थकना क्या है, क्रिया है, क्या है, थकना क्या है, क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थकना से क्या बना, थकावट बना, क्या बना, थकावट बन जाता है। बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा, ठीक है। लेकिन बुढ़ापा क्या है, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, एक जाति है, एक जाति है, बूढ़ों की एक जाति है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सघोष वर्ण कौन सा है। बताइए, सघोष वर्ण कौन सा है सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन से होते हैं। बताइए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये, रे, ले और वे अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। और है भी क्या होता है, सघोष ही होता है, क्या होता है, सघोष ही होता है। सघोष वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर ध्वनियों में कंपन होती है, क्या होती है, हमारे स्वर ध्वनियों में कंपन होती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। पे पहला है, नहीं होगा, अघोष है। आपका पे, ते, थे दूसरा है, नहीं होगा, अघोष होगा। शे आपका अघोष होता है। बच्चा क्या, बे, पे, फे, बे तीसरा है, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष हो या सघोष हो, एक ही बात है। बताइए, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है। बताइए, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है। आपका घोष वर्ण या सघोष एक ही बात है। कौन सा है आपका, चे, छे, जे। तीसरा कौन सा है आपका, चे। ये सभी पहले नंबर पर है, पहला और दूसरा अघोष होते हैं, क्या, अघोष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। बताइए, कुल इसने कहा है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। बताइए, कुल कितने हैं, कुल कितने हैं आपके, 52 हैं। कितने हैं, सब जानते हैं कितने हैं, 52 है। अब कैसे 52 है, 11 तो आपके क्या है, 11 तो आपके स्वर है,
बिल्कुल सही। अब आप बोलोगे सर 13 होते हैं, 2 होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? 2 होते हैं अयोगवाह, ठीक है ना। और आपके 33 क्या होते हैं? 33 आपके व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 33 आपके व्यंजन होते हैं। देखिए 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह, आपके 33 व्यंजन, 2 द्विगुण होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण होते हैं। और 4 कैसे होते हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए 11 स्वर, 2 अयोगवाह, तो कितने हो गए? 13 हो गए ना। अयोगवाह होते हैं अंग और ए। क्या होते हैं? अंग और ए। 33 आपके व्यंजन और 2 द्विगुण डे और ढे, 2 द्विगुण होते हैं। 33, 34, 35 यहाँ तक हो गए ना। और 4 ये होते हैं। क्या होते हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षत्रय, अज्ञ और श्रेय। अक्षत्रय, अज्ञ और श्रेय। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह वर्ण है, बताइए, वह वर्ण है, बताइए, वह वर्ण है। वह जो वर्ण है, तालु है आपका, दंतोष्ट्य है, ओष्ठ्य है या मूर्धन्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंतोष्ट्य है। क्या है? दंतोष्ट्य है। वे और फे दोनों दंतोष्ट्य है, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो आप वे को प्राथमिकता दोगे, ठीक है ना। किससे प्राथमिकता दोगे? वे को ही प्राथमिकता दोगे। देश शब्द है, बताइए देश शब्द कौन से होते हैं? देश शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता। जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता, ठीक है ना। इनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता। जैसे लोटा, खाट, डिबिया, ये सब कैसे होते हैं? ये सभी शब्द कैसे होते हैं? आपके देसी शब्द होते हैं। कैसे? देसी। तो डिबिया कैसा है? डिबिया आपका देसी शब्द है। कैसा? देसी शब्द है। तो डिबिया कैसा शब्द है? देसी शब्द है, ठीक है ना। देसी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता। इनमें से तुर्की शब्द नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द तुर्की शब्द नहीं है? देखिए बावर्ची, बेगम, डेरा, दरोगा, बताइए बावर्ची, बेगम, डेरा या दरोगा, इनमें से कौन सा आपका तुर्की शब्द नहीं है? बताइए कौन सा शब्द आपका तुर्की नहीं है? देखिए डेरा शब्द जो है वो तुर्की नहीं है। क्या? जबकि बावर्ची तुर्की है, बेगम तुर्की है और दरोगा जी भी तुर्की शब्द होते हैं, जबकि डेरा शब्द तुर्की नहीं है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको अलग से करा दूंगा, देशी विदेशी ये संकर ये सभी शब्द मैं आपको अलग से करा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जब वो पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जितने भी देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको करा दूंगा। अब देखिए कैंची शब्द कैसा है? कैंची शब्द है आपका हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो तुर्की शब्द है कैंची। कैंची शब्द कैसा है? तुर्की। अगर बात करूं पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली शब्द आपका अलमारी है। क्या है? अलमारी। अलमारी, रिक्शा, ये क्या है? आपके पुर्तगाली है। अंग्रेजी की बात करता हूं तो अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं? अंग्रेजी शब्द होते हैं जितने भी आपके जीन्स हो गया, क्या हो गया? पैंट हो गया, है ना। ये सब क्या है? आपके अंग्रेजी, ठीक है ना। घृणा शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? देखिए घृणा का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा अर्थात किसी से हमें नफरत है। नफरत क्या है? घृणा है हमें किसी से नफरत है। तो घृणा का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रेम होगा। क्या होगा? घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा शब्द का विलोम होगा प्रेम। क्या होगा? प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाट का विलोम है, बताइए। घाट नहीं है, घात है, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूं। घात शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। क्या करते हैं? इसको सही कर देते हैं, ठीक है ना। मैं इसको सही कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, ठीक है। अब देखते हैं हम घात। अब दिखाई दे रहा है घात शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए घात शब्द का विलोम क्या होगा? तो घात शब्द का विलोम प्रतिघात, उपकार, कल्पना, संवाद। तो क्या होगा आपका? प्रतिघात होगा। क्या होगा? प्रतिघात। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। आप लोगों को मैंने 200 विलोम शब्द कराए हैं, तो उससे बाहर तो जल्दी से कुछ जाएगा नहीं,
बहुत कुछ है उसके अंदर। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। हिंदी के किसी भी पेपर में अगर हिंदी आती है तो कहीं बाहर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपका चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। शाश्वत, सनातन, अविच्छन या नश्वर। तो चिरंतन, चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। क्या हो जाएगा, चिरंतन का अर्थ होता है जो सदा रहेगा, क्या, जो सदा रहेगा। और नश्वर, नश्वर क्या होता है, जो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, 18 पे आगे शायद हो गया, 18, 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है बताइए। विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो शब्द विशेष, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती, तो इनमें से कौन सा विशेषण होगा। तो देखिए, साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। क्या है, साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। कैसी है, वो बनारसी है। देखिए, साड़ी की विशेषता क्या है, मैंने एक शब्द बनाया कि साड़ी, साड़ी क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इनमें से वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है बताइए। किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, कविता परिश्रमी युवती है पर बुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल कैसा है, गलत है, ठीक है ना। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अस्पताल की विशेषता क्या है कि वो सरकारी है, लेकिन ये क्या हुआ, ये गलत दिया हुआ है। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता, क्या होता, सरकारी अस्पताल होता, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 21 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन शब्द विशेषण नहीं है बताइए, इनमें से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, भयभीत, वह बहुत भयभीत था। कैसा था, राम भयभीत था। राम क्या था, भयभीत था। निर्भीक, भीरू, ये इनकी क्या है, ये कहीं ना कहीं गुण है। क्या है, गुण। अगर भीरू की बात करूं तो भीरू नाम भी होता है, लेकिन भय क्या है, हमारे मन में है। भय क्या है, हमारे मन में है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा है। तो भय कैसा है, हमारे मन में है। उसने कहा विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है आपका क्या, भय। क्या, भय। तो भीरू, निर्भीक और भय, ये तीनों के तीनों क्या हुए, आपके विशेषण हुए। जबकि भय क्या है, भय आपका भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। आपका प्रत्युन्नति शब्द का वाक्यांश होगा बताइए, प्रत्युन्नति शब्द का वाक्यांश क्या होगा। उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। क्या होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। क्या होगा, प्रत्युत्पन्नमति। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। बीच बीच में आपको क्वेश्चन आंसर किसी चला देता हूं ताकि आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे। तो बताइए, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अंतेवासी, प्रहरी या प्रगल्भ या फिर प्रवासी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवासी। प्रवासी वह होता है जो विदेश में रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, क्या करे, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले। अभी जस्ट पहले एक क्वेश्चन छोड़ के हमने इसको उत्तर दिया था, तो उत्तर क्या था आपका,
प्रति उत्पन्नमति क्या था, प्रति उत्पन्नमति। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा, बताइए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। तो प्राणदा के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जीवन देने की दवा को क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं। जो शब्द किसी, देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। 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 ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। मैंने आपको संधि अभी कुछ दिन पहले ही खत्म कराई थी, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, कौन कौन से, डी, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो कितने प्रकार थे आपके, कितने प्रकार थे, 5 प्रकार। और संधि के कितने प्रकार थे, संधि के थे 3 प्रकार। कौन कौन से, स्वर संधि, आपका व्यंजन संधि, और नंबर 3 पर क्या था आपका, विसर्ग संधि। कौन सा आपका, विसर्ग संधि। तो संधि के, स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5, डी, जी, वी, वाई, ए। तो कितना हो गया, 5 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, 5 प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, डी। स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का एक उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा स्वर संधि का एक उदाहरण है। आपका स्वर संधि का एक उदाहरण है अनुव्यय, आपका किंचित, आपका तद्रूप, या फिर नीरस। बताइए कौन सा होगा स्वर संधि का उदाहरण। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यण संधि का उदाहरण है ये अनु प्लस ए, उ प्लस ए क्या बना, वे बना। तो क्या बन जाएगा, अनव्यय, अनव्यय क्या बना, अनव्यय बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए यण संधि का एग्जाम्पल है, क्या है आपका, यण संधि का एक उदाहरण है। कैसा है, यण संधि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, बताइए। स्वर संधि में किसका मेल होगा, कितना आसान सा सवाल है। तो स्वर संधि में किसका मेल होगा, स्वरों का ही तो मेल होगा स्वर संधि में। और व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग या स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी होगा। लेकिन स्वर संधि में किसका मेल होता है, बस स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि के कितने प्रकार है, डी, जी, वी, वाई, ए। डी जी व्याम है, डी जी व्याम है। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमो प्लस अर्थ। आपको पढ़ाया गया है कि परम प्लस अर्थ जब भी होगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस ए क्या बनेगा, आ बनेगा। ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आएगा। तो पे, रे, में, आ, रे और थे। तो क्या बना, परमार्थ। किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका, दीर्घ स्वर संधि का ये एक उदाहरण है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने अपने 30 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन किसी ना किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे जितने भी एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं वो सभी यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तबियत खराब है इसलिए थोड़ा ऊर्जा की तो कमी लग रही होगी आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।